जलगांव कैंपस में जो लड़कों का हॉस्टल है, इस हॉस्टल के अंदर अध्ययनरत सभी आदिवासी विद्यार्थिनी और सभी जो प्रोफेसर प्राध्यापक वर्ग है और यहाँ पे जितने भी शिक्षक वर्ग है, आप लोगों ने ये जो सामाजिक आयोजन करके मुझे इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, इसलिए आपका तहे दिल से जोहार आभार करता हूं। और जो सम्मानीय डाइस है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अभी इससे पहले सर ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस की सार्थकता क्या होनी चाहिए, ये दिन क्यों मनाया जाना चाहिए, इस दिन क्यों समाज के बच्चों से लेके बूढ़ों तक, विद्यार्थी से लेके विद्यार्थिनियों तक, अधिकारी से लेके कर्मचारी तक, मजदूर से लेके किसान तक, महिला से लेके पुरुष तक इस दिन क्यों साथ आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह दिन आदिवासियों को क्यों दिया? क्या इसका उद्देश्य केवल नाचना है? क्या इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है? तो उसका जवाब हमारे हिसाब से कतई नहीं है। वो ये दिन इसलिए दिया गया है आपको कि आप समाज के साथ में आके बैठो इस दिन, उस समाज के साथ में जिस समाज में हमने जन्म लिया और उसी समाज और सामाजिक व्यवस्था में हम जीते हुए मर जाएंगे एक दिन। उसी व्यवस्था के तहत हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। उस समाज के साथ में आइए, उसमें आप कल्चरल सोशल डायलॉग्स करिए, सोशल प्लानिंग करिए कि समाज को कैसे बचाया जाएगा, समाज की संस्कृति को कैसे बचाएंगे हम लोग, समाज के सोशल कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, संवैधानिक सामाजिक जो अधिकार है, उसको आप कैसे बचाओगे। समाज की जो नेक्स्ट जनरेशन है, समाज की आने वाली जो भावी पीढ़ी है, उसका भविष्य हम लोग कैसा तय करेंगे, उसको कैसा बचाएंगे। वर्तमान में जो हमारे साथ में जो सोशल एट्रोसिटीज होती है, जो सामाजिक जुल्म अत्याचार होता है, पूरे देश स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के साथ में, आदिवासी बहन बेटियों के साथ में, आदिवासी किसानों के साथ में, आदिवासी विद्यार्थियों के साथ में, आदिवासी विद्यार्थिनियों के साथ में, आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को भी थोड़ा नीची नजर से देखा जाता है कि ये जंगल से आया हुआ है, यानी कि उनको सामाजिक सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ये परिस्थिति है हमारे ऊपर पूरे देश के अंदर। तो इसके लिए हम लोग एक साथ इस दिन आए, 9 अगस्त के दिन आए। हमारे जो उजड़ते हुए जंगल, लुटते हुए जो जमीन है, मिट्टी है, पर्यावरण है, पानी है, उस लुटते हुए संसाधनों को हम लोग कैसा बचाएंगे, इसके ऊपर सामाजिक रणनीति बैठ के तैयार करने के लिए ये दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया हुआ है आपको। ये दिन केवल मनोरंजन का दिन नहीं है। जब हम आए थे कैंपस में तो बहुत से लड़के दिखे, थोड़ा सा हमको भी गर्व फील हुआ कि नहीं, अच्छे लोग हैं, कम से कम इस दिन के बहाने एक साथ तो आते हैं। कुछ देर बाद में पोहे आए, पोहे नाश्ते का बंटवारा हुआ, पोहे वाटले गेले, पोट भरून दाबून घेतले काही काही लोकांनी। मी आदिवासी होतो, मी पोहे खाल्ले, सकाळी 5 वाजता उठला, हॉस्टेल कॅम्पस मध्ये गेला, आपली उपस्थिती दाखवली, आता माझं झालं। वो आदिवासी, ही इज अ डेड मैन, ही इज नॉट हेडमैन फॉर सोसाइटी। वो समाज का हेडमास्टर नहीं है, वो समाज के लिए विचारों से मरा हुआ व्यक्ति है। आदमी का जन्म उस दिन नहीं होता है जिस दिन वो पैदा होता है,
आदमी का जन्म उस दिन होता है जिस दिन उसमें नए विचार पैदा होते हैं, उस दिन होता है उसका जन्म। सामने देखो कौन है, एक नंबर पे बिरसा मुंडा। 24 साल की उम्र में उसने उलगुलान कर दिया, जबकि ये उम्र आपको पता है युवक और युवतियों की काय की उम्र है ये। स्कूल के हिसाब से जो एजुकेशनल संस्था ये है या जो बेस है उसके हिसाब से स्टडी की एज है पढ़ने की, और बाकी आप बॉलीवुड के एंगल से देखोगे तो मोहब्बत करने के लिए, सही है कि नहीं? ऐसी उम्र में इस महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा को देखो आप, बदन पे शर्ट नहीं है, उसकी सोच और विचार कितने उच्च लेवल के हो गए, इसने अंग्रेजों और तमाम यूरोपियन साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दी थी। जब आप उसका सच्चा इतिहास अगर आप समझोगे तो आपको वो होएगा हृदय से। यह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी। बिरसा मुंडा ने भारत के उन तमाम आदिवासी पूर्वजों शहीद क्रांतिकारियों की लड़ाई को 19वीं सदी तक ले गए। वो आखिरी आदिवासी क्रांतिकारी है जिसने 1111 से लेके 1900 तक जिन आदिवासियों ने जल जंगल जमीन संस्कृति बचाने की जो लड़ाई लड़ी, इस मायमाटी इस भारत भूमि की अस्मिता के लिए, अस्तित्व के लिए, यूरोपियन साम्राज्यवाद, अंग्रेजों, यहाँ के उच्च वर्णीय जमींदारों, साहूकार, सेठ, सामंतों के खिलाफ में जो संगठित उलगुलान का आह्वान करके जो बिगुल फूका और उस लड़ाई को 19वीं सदी तक ले गया, वो महान क्रांतिकारी है बिरसा मुंडा। सैल्यूट है ऐसे बंदे को। 24 साल की उम्र में इतनी बड़ी क्रांति कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप जो यहाँ हॉस्टल में नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में आप जो एजुकेशन ले रहे हो, आपको जो संवैधानिक व्यवस्थाएं और जो प्रोविजंस मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका केवल उसकी जो देन है वो बिरसा मुंडा की देन है। क्योंकि आपके हिस्से में जो रिजर्वेशन आया, आपके हिस्से में 275(1) का आर्टिकल आया जिसमें आपके लिए आर्थिक प्रावधान का बजट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपको फाइनेंशियल बजट का प्रावधान जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के नाम पे, अनुसूचित जमाती जनजाति के नाम पे जो आया है, वो उसका केवल बिरसा मुंडा की शहादत की वजह से आया है। अगर बिरसा मुंडा की शहादत नहीं होती, उनका आंदोलन नहीं होता, अगर टंटा भील का आंदोलन नहीं होता, अगर खाजा नाइक का आंदोलन नहीं होता, अगर झलकारी बाई का आंदोलन नहीं होता, अगर कलीबाई का आंदोलन नहीं होता, अगर रानी दुर्गावती का आंदोलन नहीं होता, तो देश की व्यवस्था में, आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी राइट्स नहीं मिलता। ये जो आप शिक्षा पा ले रहे हो, आपको जो सुविधा गवर्नमेंट से मिली है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की वजह से मिली है। आज उसी के कारण आप यहाँ पे अच्छा सरकारी सुविधा के साथ में जो आप पढ़ लिख रहे हो, ये बिरसा मुंडा और हमारे तमाम शहीदों की वजह से आपको व्यवस्थाएं मिली है। क्योंकि अभी सर पिछले दो एक सर ने बताया कि राज्य घटना है संविधान जो बाबा साहब ने बनाया। आपको मैं यहीं से बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, लेकिन उनको संविधान सभा में किसने पहुंचाया आपको पता है क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने वाले कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो भंडारा से पहला चुनाव हार गए थे, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से लड़ रहे थे और उन्हीं एससी के लोगों ने उनको हरा दिया था भंडारा से। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के आए। उनको बिरसा मुंडा के आंदोलन जो आंदोलन से प्रेरित जो आदिवासी अनुयायी थे, उन लोगों ने जीता के संविधान सभा में भेजा था। यानी कि आदिवासियों ने, पश्चिम बंगाल से आदिवासियों ने भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है जीता के संविधान सभा में भेजा सदस्य बना के, और आदिवासियों ने संविधान सभा में भेजने के बाद में वहां जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी वहां पर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और इतना बड़ा भारत का संविधान लिखने का उनको मौका मिला।
गोदावरी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मैं अपने आंदोलन का गुरु बिरसा मुंडा को मानता हूं। बिरसा मुंडा को छोटी सोच नहीं है, पब्लिक में बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में कि मैं अपने आंदोलन का गुरु किसको मानता हूं, बिरसा मुंडा को मानता हूं। जिस महात्मा गांधी को आज हम लोग राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट किससे प्रेरणा लेकर चलाई थी पता है आपको? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से अपनी एडवोकेट की पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में आए थे, तो उस समय पर वो टाई कोट सूट में थे। एक एडवोकेट आदमी कैसा रहता है कोर्ट में हम देखते हैं। तो इंडिया में आया और पहला कांग्रेस का अधिवेशन पश्चिम बंगाल और झारखंड साथ में था। उस समय रामगढ़ में 1945 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां पे वो सम्मिलित होने के लिए महात्मा गांधी गए। झारखंड, आज का झारखंड पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, बिहार और झारखंड साथ में थे रामगढ़ में। तो वहां पे महात्मा गांधी ने देखा कि वहां पे उस समय बिरसा मुंडा शहीद हो चुके थे। वहां पे बैनर लगा हुआ था, उस पे बैनर पे बिरसा मुंडा की तस्वीर थी और कुछ लाइनें लिखी हुई थी। वहां लिखा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। तो वहां के कुछ अनुयायियों को बुला के महात्मा गांधी ने पूछा कि ये कौन है और ये इतनी सारी पदवी उसके फोटो के नीचे लगाई हुई है, बंदा कौन है? ये कौन महान हस्ती है जिसके नाम, जिसके फोटो के नीचे लिखा हुआ है महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा? तो वहां के लोगों ने बताया कि गांधी जी ये बिरसा मुंडा है, ये आदिवासी जननायक थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन सत्ता के खिलाफ में गुलगुलान का आह्वान किया था, बिगुल फूका था और इन्होंने बोला था जिसकी जमीन उसका देश। शरणार्थियों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, ये नारा था। जिसकी जमीन उसका देश, हमारे गांव में हमारा राज, ये नारा दिया था। तो गांधी जी ने वहां पे सोचा कि इसी मूवमेंट की, इसी आंदोलन की जरूरत जो है अंग्रेजों के खिलाफ में जो है पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे है। गांधी जी साबरमती गए, अपना टाई कोट उतारा, बूट उतारे, उन्होंने हाथ में लाठी ली, धोती की जो है वो धोतर पहनी, एक जो धोतर है यार कंधे पे रखी और उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। यानी कि गांधी जी ने किससे प्रेरणा ली? तो गांधी जी इस देश के अगर इस हिसाब से राष्ट्रपिता है तो भगवान बिरसा मुंडा राष्ट्र का क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश में दो हस्ती को बड़े गर्व से नाम लिया जाता है, एक तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन इन दोनों ने जो है अपने सामाजिक क्रांति की जो प्रेरणा है वो किससे ली है? बिरसा मुंडा से ली है। और ये आपको किसी भी एजुकेशनल बेस्ड लिटरेचर में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारा अलग एजुकेशनल लिटरेचर है। हम लोग उसके लिए सामाजिक शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। हम लोग समाज के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को, समझदार लोगों को, हमारा जो है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बिरसा ब्रिगेड, हम कैडराइज करते हैं। शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ में समाज का अभिन्न अंग होने के नाते आपको सामाजिक शिक्षा दीक्षा की भी जरूरत है। तो ये चीजें हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती है बिरसा मुंडा। फिर इधर देखो कौन है, इधर खजावा गाउंडर कुलदेवी यहाँ होगी माता। उसका अस्तित्व कब से मालूम है आपको? कब से उसका अस्तित्व? 15,000 साल पूर्व का। कितना? 15,000 साल पूर्व का अस्तित्व है। और ये हमारे सतपुड़ा, निमाड़ और दाप क्षेत्र में जो आदिवासी सभ्यता थी या जो अन्य भी सभ्यताएं थी, तो उसको जब खेती की शुरुआत हुई तो क्या चाहिए? खेतों में बोने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले यही यहाँ होगी माता ने जो है सतपुड़ा, निमाड़ और दाबे से
भील टेरिटोरी के 3 क्षेत्र में जो है पारंपरिक प्राचीन बीज उपलब्ध कराया था। तब जाके हमारे पेट में अनाज संग्रहण हुआ, हम लोग खाने लगे। हमको बीज उपलब्ध करा के जिंदा रखने वाली माता है वो। 15,000 साल पूर्व का उसका अस्तित्व है, अब का नहीं है। तो ऐसे महान आइकॉन्स है आदिवासी समाज में। तो साथियों, आज हम लोग, आप सभी आदिवासी हो ना? आप आदिवासी हो? आदिवासी यानी क्या? हाँ, मूल बालक। लेकिन उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए आदि प्लस वासी का? आप कॉलेज में पढ़ते हो, मैं बहुत साल में 2004 से छोड़ दिया। संधि, विच्छेद, विच्छेद, ये कुछ शब्द जोड़ते कि नहीं ग्रामर में, व्याकरण में? आदि प्लस वासी का मतलब क्या? आदि अनादि काल से इस धरती पर एक निश्चित भूभाग पे जब दुनिया में अंक, अक्षर, गणित, स्क्रिप्ट, लिपि, भाषा, पंचांग, तिथि, विधि, वार, धर्म, धर्म ग्रंथ, कैलेंडर, कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब से एक निश्चित भूभाग पे अपने पूर्वजों की संस्कृति, सांस्कृतिक व्यवस्था के तहत संचालित एवं संस्कारित होते आया हुआ समाज यानी आदिवासी। आदि अनादि काल से पहले हमारे लोग डरते थे खुद को आदिवासी बताने में। कहीं सरकारी कार्यालय में गए, कहीं विभाग में गए तो पहले डरते थे, ठीक है, कि आदिवासी को लोग जंगल से आया हुआ, थोड़ा सा अमानवीय संज्ञा देंगे या देखेंगे उस हिसाब से, ठीक है, तो शर्माते थे। लेकिन आदिवासी बोलना यानी मालूम है आपको, देश का मूल मालिक। आप आदिवासी हो यानी कि देश के कौन हो? मालिक हो। आदि अनादि काल से कौन हो? यू आर द रूटिंग जनरेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। आप भारतीय सभ्यता के शुरुआती जीन हो, रूटिंग जीन हो। आपसे ही बाकी सभ्यता की शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर। सभी हमारे वंशज हैं। शुरुआत में कौन सा जीन से है यहाँ? कौन ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा है शुरू में? आदिवासी। आप सिंधु सभ्यता की बात करते हो। सिंधु सभ्यता की जब वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो है उत्खनन हुआ साहनी के नेतृत्व में 1929 में, तो वहाँ पे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट का जब वहाँ पे खुदाई हुई 1929 में, हेलो, टी.आर. साहनी के नेतृत्व में, तो वहाँ पे उन्होंने सारा रिसर्च किया, पूरा अध्ययन किया, उसका मानव शास्त्रीय अध्ययन, उसका समाज शास्त्रीय अध्ययन, उसका जेनेटिकली अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल पूरा सर्वे, पूरा अध्ययन किया। और वहाँ पे कुछ ह्यूमन फॉसिल्स मिले, मानव कंकाल मिले। उन मानव कंकालों का जो है डीएनए परीक्षण किया गया और वहाँ पे कुछ चीजें भी मिली। क्या क्या मिला वहाँ पे? सतपुड़ा में चावल कुटने का क्या होता है हमारे घरों में, ज्वार उफल होता है, वो चीजें मिली। फिर हमारे आटे की व्यवस्था क्या थी पहले? आट की चक्की, ठीक है, वो कुछ चूल्हे, और जो हमारी पहले दादियाँ और जो बुआएं जो पहनती थी ये बटन के, ब्लाउज के बटन के पास में उसको क्या छिपरे बोलते थे, हाँ, ये सारी चीजें मिली। वो पूरा अध्ययन करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दिया और उन्होंने पूरा मेमोरेंडम बना के वो स्टेटमेंट दिया कि आज से 7,500 साल पहले ये आदिवासियों की भील वंश की सभ्यता यहाँ पे निवास करती है। हम लोग भील वंश की, हम भील वंश के ही वंशज हैं। उसमें हम लोग बारेला पावरा अलग अलग उपजातियां हमारे, लेकिन वंश क्या है? हमारी भील है, ठीक है। मैं भी बारेला हूँ लेकिन वंश मेरी क्या है? भील है। तो वो चीजें मिली। तो ये चीजें जो मिली तो वो कितने साल पुरानी मिली? 7,500 साल पहले की। पूरे सांस्कृतिक अवशेष मिले और वो कंकाल मिले। वो सारे अवशेष मिले, एविडेंस, कल्चरल एविडेंस मिले, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज मिले। यही चीज आज भी हम लोग सतपुड़ा में संरक्षित करके रखे। हमारे घर में मुसला है कि नहीं? उखल और मुसला चावल कूटने का, ठीक। आटे की चक्कियां भी है,
और हमारी लाइफस्टाइल आज भी जंगलों में वो वैसी ही रहती है। तो सिंधु सभ्यता और संस्कृति के खरे वारिसदार हम लोग हैं, सतपुड़ा, निमाड़ और दाब क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा अस्तित्व इस देश में कब से है? 7500 साल पुराना, यानी कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के वंशज हम लोग हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता किसकी सभ्यता है मालूम है आपको? वो हड़प्पा यानी हड़प्पा, हिरबा की सभ्यता। वो एक महिला महारानी थी, महिला महारानी जो हमारे लोक आराध्य माता है, हम उसके वंशज हैं। और हिरबा ही महादेव की मां का नाम है, यानी कि महादेव भी आदिवासी कृषि सभ्यता का पुरखा पूर्वज था। वो बाद में उसका जो है वैदिकरण, आर्यकरण और संस्कृतिकरण किया गया। वो पूरा कल्चरल आइडियोलॉजिकल पूर्वज है हमारा। अब ये दिनों में सतपुड़ा में क्या चल रहे हैं? दिवासे और गायने चल रहे कि नहीं? दिवासे गायने में बड़वे को घुमाना है, भाग चढ़ाने, तो क्या बजाते हम लोग? ढाक चाहिए। ढाक को इन लोगों ने सत्य, खुद को सत्य बोलने वाले लोगों ने क्या बोला है? ढाक को डमरू बोल दिया है। और जो भाग चढ़ता है महादेव को, उसको तांडव बोल दिया इन्होंने। शब्दों के साथ में खेलते हमारे साथ ये लोग। आपको शब्द पकड़ते आने चाहिए कि इनके शब्द क्या बोलते हैं और हमारा क्या बोलना है। हमको हमारा डेफिनेशन बताना चाहिए, जो कल्चरल डेफिनेशन है। तो ये चीजें हैं। आज पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जुल्म जाति हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? साइलेंट सिविल वार का शिकार हुआ है आदिवासी समाज। आप मणिपुर की घटना ले लो, आप सुरजागढ़ की ले लो, आप बस्तर में जो जंगल कट गया 13 लाख हेक्टेयर का, उसका ले लो। आप गढ़चिरौली का उदाहरण ले लो, आप देवास खातेगांव का ले लो, आप महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों की कन्याओं का जो मामले होते हैं वो ले लो। आदिवासी विद्यार्थी भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी मजदूर भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी किसान भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। तो कौन लड़ेगा आपके हिस्से की लड़ाई? जब आप समाज के साथ में आके बैठोगे तो समाज लड़ेगा आपकी लढाई। नाही तर आता माझं झालं, मी चांगलं शिकलो, मला नोकरी चांगली लागली, जंगलातून शहराच्या बंगलात आलो, चांगली सुंदर बायको भेटली, सोमवारी ते शनिवार ड्यूटी जातो, रविवारी सुट्टी घेतो, मटण खातो, 2-4 बियर बाटल्या पितो, आराम करतो, मी आदिवासी आहे भाऊ, माझं झालं। ही तुमची सामाजिक जबाबदारी आहे का? ती सामाजिक जबाबदारी कशी पाहिजे? समाजासाठी समर्पित, बिरसा मुंडाला पण प्रेरणा घ्यायची। तो वो चीज होना आपके अंदर। मैं मराठी भी बोल सकता हूँ, मेरा भी एजुकेशन चोपड़ा में हुआ है 12 साल तक, 12वीं तक। मुझे थोड़ा सा आपको ये डिफाइन करने के लिए जो एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, मेरा अभी जो सोशल, उसमें मैं 10 साल से सामाजिक कार्य करता हूँ। 10 साल से मैं पूरा रिसर्च कर रहा हूँ, हमारे पूर्वज पूरा कल्चरल, ये मैं लिटरेचर मेरे पास बहुत है, मैं खुद उसका संकलन करके हम लोग लिटरेचर तैयार कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं मराठी ही बोलता हूँ। महाराष्ट्र सह्याद्री में मेरे बहुत कार्यक्रम रहते हैं, वहाँ मैं मराठी एडजस्ट करता हूँ, इसके लिए बुलाते हैं। तो ये चीजें हैं। आज जुल्म, जाति और अत्याचार, शोषण का शिकार जो है आदिवासी समुदाय, जोड़ों पे उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है। अब आने वाले समय पे ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, आपको जो गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी मिलेगी उसमें कटअप होगा। अब डीबीटी लाए थे ना बीच में, लाए थे कि नहीं लाए थे? हाँ, डीबीटी यानी क्या? बीच में दलाल को घुसाने की योजना हो। तुम्हारे हिस्से का कौन किसके हाथ में जाएगा शुरू में? हाँ, जो बिचौलिया है उसके हाथ में जाएगा, वो तय करेगा आपको किस टाइप का भोजन देना है, किस टाइप का खिलाना है। वो डीबीटी है जो डायरेक्ट आपको पहले जो फैसिलिटी मिलती थी उसमें फायदा था। तो ऐसे कई कानून लाते हैं ये लोग, लेकिन कानून वापस तब लिए जाते हैं जब आप विचारों से जिंदा है ये बताना पड़ता है, विरोध करके तब। तो ऐसे कुछ बहुत से काले कानून आदिवासियों के खिलाफ में लाए जा रहे हैं। आज आपके हिस्से में जो सतपुड़ा में जो जमीन आ रही है, आपके हिस्से में जो संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)A और 46 में
46 में जो आपको रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ है वो केवल और केवल बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से है, वो केवल और केवल टंट्या भीम की शहादत की वजह से है, वो केवल और केवल ख्वाजा नाइक की शहादत की वजह से है। भारत के संविधान के अंदर आपके समाज को पंचायत से लेकर संसद तक का जो प्रतिनिधित्व करने का जो राजनीतिक आरक्षण मिला दिया गया 330 332 में विधानसभा लोकसभा का, वो भी केवल हमारे पूर्वजों के शहादत के कारण है। और हमारा नेता बिरसा मुंडा को भूल जाता है। वो नेता बनने के बाद में डायरेक्ट गांधी और मोदी को लगा लेता है घर में, लेकिन बिरसा मुंडा और टंट्या भीम को भूल जाता है। वो इसके वजह से तेरे को रिजर्वेशन है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीयता के अंदर सामाजिक समझौता है रिजर्वेशन। ये ऐसे ही दिया मैंने आपको। भारत की राष्ट्रीयता के अंदर सामाजिक समझौता है आदिवासियों का आरक्षण, यानी आपको 7.5 तक का एजुकेशन सर्विस प्लस प्रमोशन का जो रिजर्वेशन दिया गया है 303 332 आर्टिकल में जो आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है, उसके लिए आपकी देश से 65% जमीन मांगी गई है। कितने? 65% जमीन क्यों मांगी? राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तब जाके आपको 7.5% का आरक्षण मिला है भारत के संविधान में। तब जाके आपको सामाजिक प्रतिनिधित्व करने का जो है देश की पंचायत से लेके संसद को वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है। ऐसे खैरात में दिया है क्या इन लोगों ने? मैं फिर भी हमको बोलते हैं ये लोग, तुमचं काय आहे, तुम्ही आरक्षणामध्ये पुढे गेले असं तसं। अरे भाई, मैं यही से बताता हूँ, भारत में सबसे पहले आरक्षण का लाभ जिस ब्राह्मण को मिला उसका नाम है शंकर पंडित, काशी बनारस का ब्राह्मण था। अंग्रेजों ने सबसे पहले उसको रिजर्वेशन दिया था। हम आदिवासियों को तो कुछ भी नहीं मिला उस टाइम पे। भारत में पहला रिजर्वेशन किसको दिया अंग्रेजों ने? शंकर पंडित को। वो ब्राह्मण था काशी बनारस का। और लोग हम पे लांछन लगाते हैं कि तुम आगे इसके लिए आगे, तुमको आरक्षण है। आरक्षण इसका मतलब किताब खोल के देखना ही नहीं पड़ता क्या? सीधा एग्जाम में बेटा पास हो जाता है क्या? वो पढ़ना पड़ता है कि नहीं? फाइट करना पड़ता है ना कि ऐसे ही पास हो रहे रिजर्वेशन है करके। तो भाई, रिजर्वेशन तुम्हारा अगर ऐसा है तो ले लो और भारत की 65% जमीन हमको लौटा दो। हम उस जमीन पे हजारों लाखों करोड़ का व्यापार खड़ा करके बता देंगे ये स्किल है आदिवासियों के पास में। जब तुम लोगों ने तुम्हारे फर्जी पुस्तक विमान की वो कहानियां गढ़ी थी, उस समय तो हमारे पूर्वजों ने चक्के का आविष्कार कर दिया था। क्या समझते तुम हमको? जब दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया में 12 महीने बाढ़ बारिश के कारण वहां के खाने के संसाधन खत्म हो गए थे, तो वो छोड़ के लोग इंडिया में आए, यानी कि माइग्रेशन हुआ। उस टाइम पे तो हमारी सिंधु सभ्यता और संस्कृति, हमारी खेती लहलहाती थी फसलों से। वो उस वंश के लोग हैं हम लोग। उसी समय पे हम लोगों ने आग का भी आविष्कार कर दिया था। तो आधुनिक इंजीनियरिंग जो है, आधुनिक जो मेडिकल साइंस है, ये हमें लोगों से जो है प्रेरणा लेके लिया गया है। अगर दुनिया में साइंस को अगर किसी ने जन्म दिया है तो वो आदिवासी है। अगर दुनिया में किसी ने समाजवाद को जन्म दिया है तो वो आदिवासी है। अगर दुनिया में स्त्री पुरुष समानता को किसी ने जन्म दिया है तो वो कौन है? हमारे में यह भेद नहीं होता है कि 8 बेटियां पैदा हो गई तो इसको बहू को प्रताड़ित करो, इसको गालियां दो, उसको ये करो। ये आदिवासी संस्कृति और समाज व्यवस्था में नहीं है। हमारे में बाप गर्व करता है, मेरी 8 भी बेटियां हैं तो मेरे खेत में काम करेगी, घोड़ों के पशु के लिए चारा पानी करेगी, मेरे लिए खेत में रोटी लाएगी, वो गर्व महसूस करता है। तो इस महिला प्रधान संस्कृति के वंशज है हम लोग। हमारी संस्कृति की जनक कौन है? आदिवासी महिला है, पुरुष नहीं है। हमारा समाज महिलावाचक समाज है और वही महिला जिसको हम हिरबा बोल रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति की जनक है। हमारे घर में क्या है? कुल देवी। आप सातपुड़ा के सब विद्यार्थी मालूम है घर में क्या कुल देवी है? गिरोहन माता या घिंचरी बोलते कि नहीं हम लोग? तो वो महिलावाचक घिंचरी है कि पुरुषवाचक है? महिलावाचक है। वो हमारे कुल की कुल माता है, यानी कि हमारे वंश की शुरुआत की जो जननी है वो महिला मानी जाती है।
तो भाइयों, ऐसे बहुत से अधिकार हैं आपके हिस्से में जो है टंट्या भील की शहादत और उनके 32 साल के हथियारबंद आंदोलन की वजह से इस सातपुड़ा में आपके हिस्से में 3 एकड़ 4 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ जमीन आई है। आप 1990 तक का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के गैजेट्स उठा के देख लो। 1890 तक के 1890 तक में सातपुड़ा में आपके किसी भी आदिवासी के पास में जमीन नहीं थी। आपकी जमीनें सब छीन ली गई थी टैक्स लगान कर के नाम पे। ब्रिटिश और सामंतवादी जमींदार साहूकार और होलकर साम्राज्य संयुक्त रूप से पूरा छीन लिया था और उसी जल जंगल जमीन को हथियारबंद लड़ाई 32 साल तक टंट्या भील ने लड़के 7,27,000 हेक्टेयर जमीन में से 5,25,000 हेक्टेयर जमीन सतपुड़ा, विंध्याचल और गुजरात और महाराष्ट्र का जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्र में जो है 5,25,000 हेक्टेयर जमीन टंट्या भील ने अपनी बलिदान के माध्यम से आपको दिलाई है। और टंट्या भील हमारे घर में है ही नहीं, हमारे घर में उसकी आइडियोलॉजी भी नहीं है। हमारे घर में रामदेव बाबा है, 5 मिनट ऊपर नीचे पेट करके हिला के बता देता है और हमको गर्व फीलिंग, हम बहुत तालियां बजाते हैं। हमारे लड़कियों के लिए झलकारी बाई प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए, कलीबाई होनी चाहिए, रानी दुर्गावती होनी चाहिए, रमाई होनी चाहिए, जीजाई होनी चाहिए। इधर कुछ अलग ही चल रहा है। उनकी आइडियोलॉजिकल वो वुमेन्स जो है वो अलग ही होती है, हॉलीवुड या बॉलीवुड की सेलिब्रिटी। अब बच्चों का देखो, वो अब तो आप सब नीचे से लगा के बाल तक पूरा सेट, उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया है। तो ये पीढ़ी क्या समाज के अधिकारों को बचाएगी? यह पीढ़ी क्या देश के संविधान और संवैधानिक अधिकारों को बचाएगी? क्या ये पीढ़ी देश का बंधुत्व, समानता, बहुजन समाज की जो थ्योरी है उसको बचाने के लिए आएगी आगे? तो इसके लिए आपको किताबी शिक्षा के साथ में सामाजिक शिक्षा दीक्षा भी लेना जरूरी है। बाबा साहब इतना बड़ा ग्रंथ इसीलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने सामाजिक शिक्षा दीक्षा ले ली थी। समाज और सामाजिकता क्या होता है वो पता चल गया उनको। बिरसा मुंडा इतनी बड़ी क्रांति उसी लेकर गया, उसने समाज और सामाजिकता को समझा। आप ना तो बुद्ध के मार्ग पे हो, ना ही बाबा साहब के मार्ग पे हो, ना ही फुले शाह और बहुजन नायकों के मार्ग पर हो, ना ही आदिवासी नायकों के मार्ग पर हो, तो हमको वो रास्ता चुनना पड़ेगा। टंट्या भील की वजह से आपके पेट में रोटी आई, आपको जमीन दिलाने वाला भगवान टंट्या भील है। क्योंकि टंट्या भील को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया है? द इंडियन रॉबिन हुड, भारत में गरीबों का मसीहा। क्या बोला उन्होंने? भारत में गरीबों का मसीहा यानी भगवान। जब टंट्या भील को खंडवा वाली लाइन से पकड़ के जबलपुर जेल ले जाया गया, जबलपुर जेल में डाला, फिर 2-3 दिन में कोर्ट में उनको पेश किया गया, तब टंट्या भील को पूछा गया व्हाट्स योर नेम? तो उसने बताया ऑनर, मैं मालिक हूं। फिर उनके जो अनुयायी थे आंदोलन के, उनको पूछा गया व्हाट्स योर नेम? जज भी अंग्रेज थे, वकील भी अंग्रेज था, उन्होंने भी वही बताया ऑनर। फिर उन्होंने जो जज जो है पड़ोस में जो खड़ा वकील था उसको पूछता है व्हाट अबाउट दिस मीन्स बाय ऑनर? तो जज बोलता है माय लॉर्ड, दे ऑल आर सेड दे आर रियल ओनर ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर एंड दिस इंडियन टेरिटोरी। उन्होंने ये बोलना चाहते हैं कि हम इस भारतीय भूभाग, इस इंडियन टेरिटोरी के कौन है? हम लोग जल जंगल जमीन के मालिक है। तब अंग्रेजी जज को समझ में आया कि इनकी लड़ाई जो है आदिवासियों की केवल जल जंगल जमीन, पर्यावरण, प्रकृति, अपनी संस्कृति के साथ साथ में मानव सभ्यता को जिंदा रखने की लड़ाई है। आज भी आदिवासी ये हमारी केवल आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, हम दुनिया की सभी मानव सभ्यता को बचाने के लिए प्रकृति, सृष्टि के समस्त जीव जगत, पशु, प्राणी, मानव सभ्यता को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई है दुनिया की सभी मानव सभ्यता को बचाने की लड़ाई। और अगर जंगल नहीं रहेगा
जंगल नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेंगे? पेड़ पर्यावरण नहीं रहेगा। पेड़ पर्यावरण नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा क्या? नहीं। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आप जिंदा रह पाओगे क्या? आपकी आने वाली वर्तमान आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जिंदा रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, खेती के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। और जमीन नहीं रहेगी तो आप जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं। आपको आवश्यक चीज प्राकृतिक जो संसाधन है, जल जो पीने के लिए जरूरी है, अगर हमको जल नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं। तो जल जंगल जमीन की लड़ाई यानी कि यह संपूर्ण मानव सभ्यता को जिंदा रखने की, समस्त जीव जगत को जिंदा रखने की लड़ाई है आदिवासियों ने। यानी कि मूल मानवीय जो मूल्य है वो केवल आदिवासियों से ही आप सीख सकते हो। क्योंकि 2016 में फ्रांस में जब दुनिया के 1000 जलवायु परिवर्तन पे एक बैठक हुई, वहां पे दुनिया के 1000 पर्यावरणविदों ने वहां पे बैठ के वहां पे एक प्रश्न निर्माण हुआ, एक मुद्दा उठा कि यह धरती या सृष्टि जो है 500 से 1000 साल नहीं ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? तो वहां पे दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों ने वहां एक मत से बोला था कि अगर हम धरती का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको बचा के रखना है तो हमको आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जीवन मूल्यों को अपना के हुए जीना पड़ेगा। यह आदिवासी समाज और वो संस्कृति है। यानी कि दुनिया को तबाह होने से कौन बचा सकता है? केवल आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जीवन मूल्य। आदिवासी जीवन मूल्य क्या कि हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे एक समय पे एक ही टाइप का भोजन बनता है कि नहीं बनता है? दाल रोटी बनेगी तो दाल रोटी बनेगी, घाट दाल बनेगी तो घाट दाल बनेगी, अलग अलग प्रकार का नहीं बनता। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होता है, मकान में लाइन से खटिया बिछती है और एक साथ वहां पे सोते हैं। इक्के दुक्के थोड़े से वो बोलियां होती उनके लिए बना के रखते हैं। लेकिन आप जो खुद को सभ्य समझते हैं, बच्चों के लिए अलग कमरे, लड़कियों के लिए अलग कमरे, लड़कों के लिए अलग, उनका स्टडी रूम, उनका बाथरूम अलग, उनका वो टॉयलेट अलग। हाँ, अब मान लो 4 बच्चे अलग अलग जगह है, 2 बाथरूम है, 2 टॉयलेट है, वहां दिन का कम से कम 100 लीटर पानी बहा रहे हैं वो लोग। हाँ, 200 लीटर पानी बाहर, तो पानी तो वेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना। और फिर उनके पास में अलग अलग मोटरसाइकिल है, धुआं उठ रहा है, पर्यावरण को भी आप ही लोग क्या कर रहे हो? प्रदूषित कर रहे हो। हमारे पास में बैलगाड़ी है और बाकी क्या है? अभी हम मोटरसाइकिल पे आए बैलगाड़ी से, और हमारे मत्थे डर देते हो कि जंगल आदिवासियों ने उजाड़ दिया। अरे भाई, पर्यावरण, नदियों को दूषित कौन कर रहे हो? आप लोग। पर्यावरण को धुएं से प्रदूषित कौन कर रहे हो? आप लोग। ना ही हमारे पास में जेसीबी पॉपलाइन मशीन है कि हम मिट्टी खोद के ले जा रहे हैं। हमको तो एक तगारी भर लगता है, गोबर के साथ में हम लोग लीप लेते, हमारे कट्टे वगैरह जो होता वगैरह है, तो हम कहाँ पे मिट्टी बुरुम ले जा रहे हैं? यानी कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन आप करते हो, वो इल्जाम आदिवासियों पे लगा देते हो। तो वो तो हमको भी समझता कि आप क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हो। तो देखो साथियों, तो बहुत सी बातें हैं। ये दिन जो है हर साल मैं आप सभी का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम आज का ही था, देवास जिले में था। मैंने उनको मना किया, विद्यार्थी है, मैं भी इस जीवन से गुजरा हुआ हूँ। आप पहली बार कार्यक्रम किए, मेरे क्षेत्र में मेरे घर से 2 किलोमीटर पे तालुका स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है वहाँ बलवाड़ी में, जहाँ पे 60 से 90 हजार पब्लिक आज इकट्ठा हो रखी है। वहाँ पे मेरे को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैंने तुमको टाइम दिया। इसके लिए टाइम दिया कि आप समाज और सामाजिकता को समझो, आप समाज के शहीदों के सच्चे इतिहास को समझो, आप समाज के संवैधानिक सामुदायिक हक अधिकारों को समझो, जल जंगल जमीन के आप मालिक कैसे हो ये चीज को समझो, और अपनी सोशल एडवोकेसी, सामाजिक वकालत, सोशल रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक जो प्रतिनिधित्व है देश और दुनिया के सामने खुल के करो कि हाँ, हम इस देश के मालिक हैं और हम इस देश के जो जल जंगल जमीन के रखवाले हैं। अगर जैव विविधता को किसी ने बचा के रखा है तो वो आदिवासी लोग हैं। तो साथियों, बहुत सी चीजें हैं जो संविधान में इनकी वजह से आई है। भारत के संविधान में जो
आपको हिस्सेदारी मिली है, ये केवल हमारे शहीदों के बलिदान की वजह से है। ये किसी ने खैरात में दिया हुआ वो प्रावधान या अधिकार नहीं है। ये लड़े हैं 1111 से तो 1900 तक तो बिरसा मुंडा लेके गया उस लड़ाई को, और हम भी आज भी लड़ रहे हैं। और इस देश में 2600 साल बाद में भारत के आदिवासियों को न्याय मिला। कितने साल बाद? 2600 साल बाद भारत में आदिवासियों को न्याय मिला, जब 2010 और 2011 में 5 जनवरी 2010-2011 में सर्वोच्च न्यायालय भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैलाश और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य नंदाबाई भिल जजमेंट में बोला कि 8% आदिवासी ही देश के मूल मालिक हैं, बाकी नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन, संवैधानिक नागरिक है। लेकिन ये यहाँ का जो ओरिजिन है वो कौन है? ओरिजिन कौन है यहाँ का? हाँ, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आदिवासी है। और उस हिसाब से आर्टिकल 15(4), 16(4) है और 46 के हिसाब से सीधे तौर पर जल जंगल जमीन का प्रॉपर्टी ओनर है, आदिवासी घोषित कर दिया उन्होंने, सीधा सट बोल दिया कि संपूर्ण टेरिटोरी का मालिक कौन? आदिवासी। और यही बात गांधी इरविन पैक्ट 1833-1835 के बीच में जो समझौते हुए वो मेरे पास में है, गांधी इरविन पैक्ट अभी, उसमें भी वही बोला गया कि यह संपूर्ण टेरिटोरी जो है ये ट्राइबल टेरिटोरी है, एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। उसी चीज को भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। वहां पे सेक्शन 91-92 में जो है आदिवासी क्षेत्र को 2 भागों में बांट के ये संपूर्ण भारत भूभाग को आदिवासी देश घोषित किया है। वही तो है 5वीं 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 में आपके लिए भारत के संविधान में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्या बोलता है? 100% रिजर्वेशन उस क्षेत्र में आदिवासियों का, उनका स्वायत्त शासन होगा और मालकियत का अधिकार होगा। वो 5वीं 6वीं अनुसूची में कलम 244 से 1(2) में आपका स्वशासन है। और उसी क्षेत्र में आपका आर्टिकल 13(3) का है, अनुच्छेद 13(3) को, जिसमें सीधा बोला गया है कि आदिवासियों का कोई कस्टमरी लॉ नहीं, अपना आदिवासियों का कोई पर्सनल लॉ नहीं होता है, उनका कस्टमरी लॉ होता है, उनका कस्टम ऑफ यूसेज लॉ होता है, यानी कि वे अपने पुरखों से चली आ रही स्थानीय विद्यमान विधि अथवा रूढ़ी प्रथा से संस्कारित एवं स्वशासित होते हैं। एक धर्म है और एक धर्म समूह है। मान लो आर्य सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, जिसका नेतृत्व करने के लिए संस्कृत के धर्म ग्रंथ है, और उसमें कौन लगता है? इसका नेतृत्व कौन करता है? पंडित अथवा पुरोहित करता है। एक क्रिश्चियन धर्म है, उसका धर्म ग्रंथ बाइबल है, और उस बाइबल का रिप्रेजेंट कौन करता है? एक पास्टर पादरी करता है। एक इस्लाम धर्म है, इस्लाम का अपना धर्म ग्रंथ कुरान है, उसके प्रतिनिधित्व के लिए कौन? एक व्यक्ति चयन किया गया, मौलाना हजरत काजी होता है, ठीक है। एक बौद्ध भिक्षु है, उसका भी वो त्रिपिटक वगैरह ग्रंथ है, बुद्धिज्म है, उसका भी वो बौद्ध भिक्षु रिप्रेजेंट करते हैं। जैनियों का भी बौद्ध भिक्षु करते हैं और जैनियों का भिक्षु करते हैं। लेकिन एक आदिवासी समुदाय है, उसका कोई एक निश्चित आदमी तय किया गया है कि चलाने के लिए नहीं। कौन करे अपने माँ? होटेल पुजारू, वारती, गांव ढालू है ना, कुटुंबा 5 जना करे कि नहीं? 5 लोग करते कि नहीं? और संपूर्ण गांव के लोग। तो हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए कोई एक निश्चित व्यक्ति, हमारा कोई धर्म ग्रंथ लिखित नहीं है। हमारा कल्चर है वो जमीन पे दिखाई देता है, हमारे वो लोकगीतों में दिखाई देता है, हमारे पहनाव में, हमारे पारंपरिक त्योहारों में, हमारे लड़की रखने जाने के वो निभाने वाले गीतों में, भट्टी के गीतों में, खेतों के काम के समय काम करते हुए वो लोक गीतों में, हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारी बोलचाल में, वो सारी चीजें दिखाई देती है। तो हमारा अलिखित कल्चर है। हाँ, लिखित रिलीजियन नहीं है, हम रिलीजियन का हिस्सा नहीं है। दुनिया हमको किसी भी धर्म से जोड़ के खुद के फायदे के लिए रिप्रेजेंट कर सकती है, वोटों की राजनीति होती है, लेकिन हम किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, हम कल्चरल है। इसीलिए आपको 342 में अनुसूचित जमाती बोला गया है, और उसी 342 को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 366-25 में। आप सांस्कृतिक हो, इसके लिए शेड्यूल ट्राइब्स हो। अगर रिलीजन वाले रहते तो आपको शेड्यूल ट्राइब थोड़ी बोलते, नहीं बोलते, जनरल में डालते भी। हाँ, रिलीजन किसका है? सिटीजन्स का है, सिटीजन्स का, नागरिक का। लेकिन हम कौन है? हम वी आर नॉट सिटीजन, वी आर इंडिजन। हम इंडिजन है, तो हमारा कल्चर है।
कल्चर जमीन से जुड़ा होता है। अभी हमारा दितवारिया गया, दितवारिया त्योहार मनाते नहीं इधर सतपुड़ा में। दितवारिया का पत्र मालूम से तुम मालूम से का करतला? हाँ 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 वारली बात कोई बाकू वार कोई दम होई शकतो ध्यान मा राखजो। दितवारिया काय करतला मालूम से तुम्हें? कावन दहाड़ा होता सातपुड़ा में यहाँ मोगी का समझ में आवश्यक तुम ही समझ में कावन दहाड़ा होता तीनी समय पाएना सातपुड़ा निमार दाप क्षेत्र में सुवे सुवे खाता बारे बारे खाता पूरा पोड़त्या आता खेते खेलने करीन भूलजुड़ी नहीं होती केवड़ा नहीं होता। ठीक है ती पोड़त्या खेते होता ती अपना बैडान रखवानी देवी कौन छे अपनी रानी काजो कोण बारिश अपने वाली बीज काजे पालन पोषण हाँ कौन करने वाली छे? रानी काजल माता। ती रानी काजल माता हंसरपुरी धरती पर खेलतू खेलतू आई। तीनी समय में अपना पूर्वज दुई किसान होता आबू कुमी ने झींझू कुमी। हाँ सो आयु तीनू देखू छे परेशान एम बसरिया तीनू पूछ कायरे आबा कुमी झींझा कुमी बारे बारे खाता सुवे सुवे खाता। हाँ खेलता कहानी कमाईता कहानी से अपनी व्यथा समझाया अपन दुख देखाड्या कि तारीख खोलली बात अंशरपुरिया रानी काजमपुरिया बाको हमरे पास खेते खेलने केवड़ा नहीं होय काय करीन कमाई ले जे तिचू काय कहियो चालू तुम मार साथे में तुम काजे भूरिया बोइडे निजाम एने चासारी कोपना गाय छे तेरा 2 किलो केवड़ा पाड़ीश। भूरी बोइडू मतलब श्वेत पहाड़ मतलब भव्य बोइडू मतलब जा बरफ रहेचा। भूरी बोइडू मतलब काय चोट हिमालय पर्वत जा सारी आमरो मकबरो छे आमरा पूर्वजन मळे के छे सिंधु सभ्यता संस्कृति। हाँ चाली की वस्ती नाखे उजाड़ नाखे वस्ती नाखे उजाड़ नाखे धीरा धीरा गोया करमाई होते पुग्या था थोड़ा दहाड़ा में चा सारी के कोपना गाय 2 किलो और केड़ा वार चारू भरपूर जंगल खाए पीन माता लिश है रहना तीनू घर ने होते तू देखा दे दो अंशरपुरी का आबा को मी धर पड़ा केवड़ा लाऊ की धरे ना तो आपसे काही नहीं त्यार हाथ नहीं लागतला दौड़ावणी बाजू रोत राई दौड़ान भी रखो अपना सुडवने भिलट ने सुडव देख पड़ता काय रे आपण विना दौड़ान रखो ते आपण ना भूरे बोल रे आणि एकूण आपण कोपना गाय 2 किलो वर केवढा धरी लिजा जा सुडव भावते ना रुकते को सुडव दौड़ी को योग होई कि काली जाई रा होते रानी का जो पूरी कोई कि मैं रानी का जो पूरी से सतपुड़ा निमार दाप क्षेत्र में बताई रे याबू को मी झिंजू भूमि किसान से इंद्री तिना देशों में खेते करने केवड़ा नहीं है पोड़ी जमीन पड़ ती चौथे काय कोणचं सुडाव की आम जंगलात राखवाचे आम काय हम आपण परिस्थिती केवढा नाही जाण देशो ती काय हम ती सुडवण नापर काय एक शिशु मन એને ભીલટના ઉપર એક કુકડું હોય આપશે ती त्याला नाही जाण देशो त्याचे हेरिया आत्या तीनु भूले काजे दौड़ाया या दौड़े वाट दौड़े वस्ती नाकी उजाना के हाथ नहीं लागतला छे जेचे मातला केवड़ा होते रानी काजू अंशरपुरी छातीन मयो जो पीवीन छे ने गुचड़ा बनाईने देतो के गुचड़ा तिंद्रा छे ने पेंडा में चावणे बाद जत्रा की ढीला है रेवेरात में पड़तला छे। रेवेरात मतलब राजस्थान इलाका में जो बालू रेतन इलाको चा जाए भीमा पड़तला ती धरतला धरीन होते नुरा नर्मदा पार लाया पाटी लाया सातपुड़ा निमार दाप क्षेत्र में लाया भूले हेर लाया हिमी बीज नहीं होय बीज कांगोथो लावशे तिन्या गया हेरेंचा कुणींचा गया यहाँ मोगी मातांचा गया ते हेरेंचा काय जुड्यो भट्टी जुडी भादी जुडी कुंठू जोड़ियो शण जोड़ियो यानी कि पारंपरिक बीज प्राकृतिक पारंपरिक बीज संशोधित संकरित बीज नहीं हेमी ते जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड आई गयो हेरे में सब निपटी जाशे आपण संकरित तकलीफ में दिली होता आपण काजे हाँ एमते निपटी जाशे आपण कोतरा पंदड़ा भी पूरा आखा गाठड़ा पड़ गया सुया दिवाड़ी पड़ गया कि नहीं पड़ गया है ये बात है कि यहाँ बीज जुड़ो एने लाया आप अपना इलाका में खेते खेड़ा बीज नाख्या धरती में रानी काजो और काऊ राणु दया करियो पानी वर्षायु बीज उत्पन्न हो गयो कोणी कंसरी निकली आवी और पेटन व्यवस्था है कोरी आपन जुवार काले कंसरी माता बैठला कि नहीं हाँ ये बात है मतलब
आपली संस्कृती करेन तेरा तेरा मतलब हेरा दितवार्य करते आपण। हाँ, दितवार्य जो अपना जो पारंपरिक त्योहार जो सतपुड़ा में आता है दितवार्य करके, उसको करने का जो मूल मकसद है वही है। तो ये चीजें हैं, हमारा जितने भी त्योहार है वो पूरे खेती प्रकृति और संस्कृति पे आधारित त्योहार है, ठीक है। तो उसमें हमारा पूरा कल्चरल एक्टिविटी होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, उसमें धर्म से जुड़ा हुआ कोई हमारा उसमें कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमको आदिवासी बोला गया है। आप आदिवासी तब तक हो इस देश में जब तक आपके पास में संस्कृति जिंदा है। जिस दिन आप आदिवासी कल्चर आदिवासी संस्कृति को छोड़ दोगे, आप आदिवासी स्टेटस यानी आदिवासी पहचान खो दोगे। आपको कोई आदिवासी नहीं बोलेगा, आपके पास संस्कृति है इसके लिए आप आदिवासी हो। आदिवासियों की मूल पहचान क्या है? पहली संस्कृति होनी चाहिए उनकी। हाँ, उन्होंने भी वही बोला है कि हु इज अ इंडिजिनस पीपल, व्हाट इज अ डिफाइंड अबाउट द इंडिजिनस पीपल, distinct culture, territorial possession, and geographically awareness from the other cities community, यानी कि शहरी सभ्यता से खुद को अलगाव में रखते हो, दूर रखते हैं। ये चीजें हैं आपको आदिवासी होने की। तो इसलिए हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। हम दुनिया के सबसे पहले वंशज है। आप देश के मालिक हो तो आपको गर्व होना चाहिए और खुद को देश दुनिया के सामने मालिक के तौर पर रिप्रेजेंट करो। तो आप सभी देश के मूल मालिक, मूल पूर्वजों के मूल वंशजों को मैं 4 लाइन सुनाऊंगा। जो लोग इस दुनिया में हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, हमको अलग अलग अमान्य संज्ञा, नाम, उपमा, उपाधि, नाम विशेषण देते हैं, उन लोगों को मैं 4 लाइन सुनाऊंगा। क्योंकि हमारा अस्तित्व प्रकृति के 5 तत्वों के साथ में जुड़ा है। धरती खत्म होगी उस दिन हम खत्म होंगे, या तो सूरज खत्म होगा उस दिन हम खत्म होंगे, या तो चांद खत्म होगा उस दिन हम खत्म होंगे। जब तक ये रहेंगे तब तक आदिवासी इस दुनिया में रहेगा। जो लोग हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को खत्म करने के जो रणनीति बना रहे हैं, उनके लिए मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा। अरे हमको सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहां तक है। अरे हमको सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहां तक है। हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है। हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है। हम भी टंटे और बिरसा के उलगुलान को पूरा करके रहेंगे। रोक सके तो रोक ले, लगा ले अपनी ताकत, तेरी ताकत जहां तक है, तेरी ताकत जहां तक है। जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी।